औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मे अल्लाह ताला गाइड अस ऑल टुवर्ड्स द राइट पाथ। जी, अब हम आते हैं एक्चुअली इफ़ एल्स अपने जो कोड ब्लॉक होता है उसके ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली लगाते कैसे हैं। आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई कैन कीप गिविंग यू थेरी for and I can keep talking about the theory and the theoretical parts about the if else statement for like another 2 hours or so. That's very easy, and there's so much in theory. But let's just take another route, and let's just take an example. Let's just take this assignment 1A and try to implement it, and let's see अपने हाथ से करके एक दफ़ा देखते हैं. I think वो that's a way more efficient method to understand coding, and that's easy too, because theoretically जब आप कर रहे हो तो हाथ से चीज़ें की नहीं होती. So there's many things that you're trying to learn by heart. So उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है आप actually just अपने directly आप pull up your sleeves and just dive right into it. So assignment 1A देखें. Assignment 1A is an extension of assignment 1 जो हमने अपने लास्ट वीक में की थी. हेलो उसका नाम था, जिसमें हम we were taking first name and the second name of the users. I don't actually exactly remember exactly क्या थी, but यहाँ पर इसमें थोड़ा सा twist है, and the twist is कि input first name and gender from the user. So वहाँ पर हम gender probably नहीं ले रहे थे. और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है इसके वी हैव टू प्रिंट सलाम यूज़र नेम जो भी है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द यूज़र हैज़ गिवन यू हिज फर्स्ट नेम एज सुलेमान एंड ही हैज़ टोल्ड यू दैट हिज जेंडर इज़ मेल, then you will have to print Salam Suleiman Sahab. Or if the user gives you the first name as Aisha and tells you the gender as female, then you will have to print Salam Aisha Sahiba. ठीक है, तो थोड़ी सी हम अपनी इंटेलिजेंस बिल्ड कर रहे हैं असाइनमेंट 1A के अंदर. सो क्या करेंगे, डिलिबरेटली मैं ये सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें देख देख के और कर करके याद हो जाए. सो आइडल लिखे, सॉरी, सो आइडल ऑन करें अपना. इसमें आप सबसे पहले न्यू फाइल करें. ठीक हो गया. इसको आप अपनी इस तरह की विंडो में ले आए. सो जब भी आप लैब कर रहे हो, फाइनल एग्ज़ाम कर रहे हो, ट्राई टू डू इट इन अ स्प्लिट विंडो. ठीक है जी. यहाँ पर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस खोल लें एक साइड पे, और एक साइड पे आप अपनी कोडिंग खोल लें. सो पहले तो कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग और सेटअप करते हैं. इनपुट फर्स्ट नेम एंड जेंडर फ्रॉम द यूज़र. तो अगर हमने इनपुट करना है तो हम सबसे पहले यही नाम रख लेते. फर्स्ट नेम कैमल केसिंग के अंदर इज़ इक्वल टू इनपुट. इनपुट के अंदर आप लोग प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो यूज़र को. एक तो वैसे ही यहाँ पर इनपुट कर लो ना, वो भी ठीक है, बट यू कैन एक्चुअली गिव अ प्रॉम्प्ट टू द यूज़र कि आप क्या चीज़ मांग रहे हो. एंटर योर फर्स्ट नेम. सो यहाँ पर लेट मी रीड जस्ट सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ द कोड लाइन्स. ठीक है. सो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम मांग लिया. जो भी यूज़र फर्स्ट नेम देगा अपना, दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल कॉल्ड फर्स्ट नेम. वेरिएबल के जो आप नाम लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल लिखें, ताकि आपको, अब ये तो छोटा कोड है, इसमें तो मसला नहीं है, लेकिन जब आप लोग बड़े बड़े कोड्स लिखेंगे 10 20 30 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, वहाँ पर यू विल हैव 10-15 वेरिएबल्स. तो उसमें फिर कोडिंग बहुत आसान हो जाती है लिखने में भी, और उसको रीड करने में भी, और उसके एरर बग्स फाइंड आउट करने में बहुत आसान हो जाता है अगर आपने मीनिंगफुल नाम दिए हुए अपने वेरिएबल्स को. नाउ वी विल हैव टू इनपुट द जेंडर फ्रॉम द यूज़र. ठीक है, इसको आप जेंडर ही कर लें, कोई बड़ा मसला नहीं है.
सेम, मैं तो कोड बार बार लिख लें या कॉपी पेस्ट भी कर लें आप, दैट्स आल्सो एन एफिशिएंट वे. एंटर योर जेंडर या व्हाट इज़ योर जेंडर, या खाली जेंडर भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जेंडर लिखते हुए व्हाट इज़ योर जेंडर. अब यूज़र जो है ना, यूज़र बहुत ढेर सारे आपको लिखने में दे सकता है चीज़ें. सो उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि यूज़र जो है ना वो कुछ भी आपको एंटर कर सकता है. वो खाली एम भी लिख सकता है, वो खाली एफ भी लिख सकता है फॉर फीमेल एंड मेल, वो खाली पूरा पूरा मेल और फीमेल भी लिख सकता है. ठीक है. सो आप उसको M/F ऑप्शन भी दे दें ताकि उसको पता चल जाए कि मुझे सिर्फ यहाँ पर M या F लिखना है. सो ये थोड़ी सी एक हिंट होती है यूज़र के लिए. सो जेंडर में या तो M आएगा या तो F आएगा, राइट. अब ये तो हो गया बेसिक कोड. अब यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं हेलो वॉट एवर द नेम इज़ सुलेमान, अगर वो एंटर कर रहा है सलाम सुलेमान, हेलो सुलेमान, वॉट एवर, राइट. बट यहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना है कि या तो हम साहब लिखेंगे या साहिबा लिखेंगे. अब एक चीज़ तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा कि देर इज़ नो राइट आंसर, देर इज़ नो वन सोल्यूशन. सोल्यूशन भी एक नहीं है और देर इज़ नो राइट आंसर. ठीक है. देर आर सो मैनी वेज. अगर मैं ये छोटा सा कोड ही लिखने के लिए दूँ तो मुझे 50 डिफरेंट सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं. और मैंने पास पेपर्स फॉर द लास्ट 2-3 years मैंने इतने क्वेश्चन के आंसर्स चेक किए हुए हैं, एंड आई हैव रियलाइज दिस कि एवरी ह्यूमन थिंक्स डिफरेंटली. सो एज लॉन्ग एज योर एंड रिजल्ट आप अचीव कर पा रहे हो, डजेंट रियली मैटर आप किस तरह से इसको लेके चल रहे हो. सो द काइंड ऑफ सोल्यूशन जो मैं लिखने लगा हूँ ज़रूरी नहीं है दैट इज़ द राइट सोल्यूशन. आपके दिमाग में बहुत ढेर सारे सोल्यूशंस आ सकते हैं और मैं 2-3 आपको कोशिश करके सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशंस दे भी दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं जिसमें इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसमें कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा. सिंपल लेकिन कोड हैवी ज़्यादा होगा. ठीक है. सो हम पहले तो कंडीशन चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि मेल है या फीमेल है, और उसके बाद फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं या कमांड्स देते हैं कि अगर मेल है तो अकॉर्डिंगली कमांड दे देते हैं, फीमेल है तो अकॉर्डिंगली कमांड्स दे देते हैं. ठीक है जी. सो कंडीशन आपने कैसे चेक करनी है. सबसे पहले इफ़ इज़ अ कीवर्ड, जिससे आपने देखा उसका कलर चेंज हो गया है. अगर आप कुछ कीवर्ड लिख रहे हैं उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ गलती कर रहे हो. सो ऑलवेज लुक फॉर द कलर चेंज टू बी चेंजिंग इनटू एन ऑरेंज कलर. मेरी इन्वायरमेंट, ये भी बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो इन्वायरमेंट, टेक्स्ट, फॉन्ट, सारा कुछ जो है वो बहुत डिफरेंट है हमारे वाले से. ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मैंने इसकी सेटिंग्स चेंज की हुई हैं. यहाँ पर आप ऑप्शंस में जाएं और मैं रेकमेंड करता हूँ ये आप सब लोग अपने सिस्टम की, लैपटॉप की ये सेटिंग्स चेंज कर लें, इसमें आपको बहुत हेल्प होगी. सो यहाँ पर आप जाएं कॉन्फ़िगर आइडल के अंदर, यहाँ से जाके आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं. और मैंने इसका साइज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है. जितना आप बड़ा साइज़ मेरे ख़्याल से करोगे, जितना बड़ा तो नहीं, अगर अच्छा खासा साइज़ आप बड़ा कर लोगे, इट सम हाउ मेक्स ऑल ऑफ योर कोड या कोडिंग सीम्स ईजी, वेरी ईजी. ये कुछ साइकोलॉजिकल है वट एवर, बट आपको बहुत बड़ा बड़ा और आसान आसान लगता है जैसे आप बहुत ही कोई आसान काम कर रहे हो. तो मैंने यहाँ पर जाके इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 किया हुआ है. ठीक है. उसके अलावा फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. एक तो ये चीज़ चेंज की हुई है. दूसरी, मैंने यहाँ पर हाईलाइट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बिल्ट इन थीम है. यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, आइडल न्यू, आइडल डार्क, आइडल क्लासिक. तो जब आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, वो मेरे ख्याल से आइडल क्लासिक के अंदर होती है. यू कैन चेंज इट टू आइडल डार्क. इसका फ़ायदा क्या होता है. इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप कोडिंग करते हुए आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ रहा होता. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जब लैब होती है 3 घंटे तक कंटिन्यूसली आप ब्लिंक किए बगैर आप स्टेयर कर रहे होते हो अपनी स्क्रीन्स को. तो इस वजह से ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ यहाँ पर आपकी कलरफुल थीम चल रही होती है. ठीक है.
ये चूज़ कलर फॉर आई गेस ये वाली है, नॉर्मल कलर कोड, आप इसको कर लो तो ये सारा डार्क थीम के अंदर और भी ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है। सो आपकी कोड रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, राइट। सो ये 2-3 चीज़ें आप इसमें चेंज कर लें। नाउ राइट इन इफ़ कंडीशन। सो इफ़ हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन चेक करेंगे कि जेंडर इज इक्वल टू, अच्छा स्पेसेस आप जितनी मर्जी दें, या स्पेसेस दें यहाँ पर, ये स्पेसेस ना दें, यहाँ पर भी अगर मैं स्पेस ना दूँ और यहाँ पर तो देनी पड़ेगी, तो इधर मैं अगर स्पेस दूँ या ना दूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर, लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर तो चलता है, लेकिन मैं क्यों स्पेस दे रहा हूँ, अगेन कोड रीडेबिलिटी की वजह से मैं स्पेसेस, आई लाइक गिविंग स्पेसेस, बहुत आसान सी लगती है उसके बाद कोडिंग करना। सो इफ जेंडर इज इक्वल टू एम, ठीक हो गया। अगर आपने ऑप्शंस में M/F की बजाय मेल पूरा या पूरा फीमेल लिखा हुआ है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैंने उसको प्रॉम्प्ट में भी दिया है कि आइदर राइट M और F, ठीक है। सो यहाँ पर फिर मैं चेक भी वही करूँगा, इफ जेंडर इज इक्वल टू M, तो फिर आप क्या करो, यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दिस इज़ ये पूरी आपकी एक कंडीशन है जिसका आंसर या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा। तो कंडीशन के बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं, सेमीकोलन के बाद जब आप एंटर दबाओगे तो आप देखोगे कि आपका कर्सर जो है इंडेंट हो गया। अब यहाँ पर आप उसको कमांड दोगे कि अगर ये ट्रू है, जेंडर के अंदर मेल इनपुट कर चुका है यूज़र और जेंडर में M पड़ा हुआ है एज मेल, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली प्रिंट सलाम। इसके साथ आपने अब अटैच करना है उसका फर्स्ट नेम, जिसके 2-3 तरीके हैं। अगेन एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट दे देते हो प्रिंट को, तो वो सब कुछ इकट्ठे करके प्रिंट दे देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि मैं लिख दूँ सलाम फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट नेम में पड़ा हुआ है, कॉमा। सो मैंने 3 स्ट्रिंग्स उसको दे दिए, 2 स्ट्रिंग्स जो हैं वो हार्ड कोडेड हैं, जैसा सलाम और साहब। उसके अलावा एक जो है वो डायनामिक है, जो भी यूज़र नाम देगा वो उसका ऑटोमेटिकली उसमें नाम आ जाएगा, एंड दैट इज़ इट। ये हमारा मेल के लिए हो गया। इंडेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इंडेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ कंडीशन ट्रू के बाद जो कमांड या कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, सो यू कैन गिव मल्टीपल कमांड्स। अनलाइक एक्सेल में आपको याद होगा आपके पास आप एक ही कमांड दे सकते हो उसको। सो मल्टीपल कमांड्स अगर आपने देनी है तो फिर आप उसमें उसके अंदर आप इफ़ लगा के या कुछ ऐसे थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट कोडिंग के अंदर यहाँ पर आप कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको मल्टीपल कमांड्स दे सकते हो, एंड देयर इज़ नो लिमिट, जितनी मर्जी आप उसको कमांड दे। और उसको कैसे पता चलेगा कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो मुझे कितनी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि आपके इफ़ के बाद भी तो कमांड्स होंगी ना जो कंडीशन से रिलेटेड नहीं होंगी, वेदर ट्रू और फॉल्स, इसके बाद की भी कमांड होगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं लिखना ही चाह रहा हूँ इर्रेस्पेक्टिव के आपका प्रोग्राम क्या लिखता है, प्रोग्राम ख़त्म होते हुए वो लिखे प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। या ये लिख दे या फिर ये लिख दे नाइस टॉकिंग टू यू, गुड बाय। अब इरिस्पेक्टिव के वो दरम्यान में क्या प्रिंट कर रहा है, साहिब साहिबा क्या बातें हो रही हैं, एंड में ये मैं चाह रहा हूँ ये कमांड एग्जीक्यूट हो ही, नाइस टॉकिंग टू यू गुड बाय के प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। सो इस कमांड का ताल्लुक इफ़ कंडीशन से नहीं है कि कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है वटेवर, ये कमांड मैं चाह रहा हूँ आए ही आए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि प्रोसेसर को या कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि
ट्रू के बाद कितनी कमांड्स जो हैं वो मुझे देनी है। इफ़ ट्रू तो कितनी कमांड्स मुझे एग्जीक्यूट करनी है, क्या ये दोनों कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है ट्रू में, और अगर फॉल्स है तो क्या ये दोनों स्किप कर देनी है। तो इस चीज़ का पता उसको चलता है इंडेंटेशन से। ये आप इंडेंटेशन, जो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आप देख रहे हैं उसने की है, तो जितनी जितनी कमांड्स भी इंडेंटेड होंगी उसका मतलब है वो इफ़ का पार्ट होंगी। यहाँ पर आप कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और प्रिंट की, यहाँ पर कोई भी आपने कमांड दे दी। नाउ बोथ ऑफ दीज कमांड्स आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट इफ़ कंडीशन। इफ़ ट्रू तो फिर ये सारी कमांड्स आप एग्जीक्यूट करें जितनी की इंडेंटेड हैं। इंडेंट का मतलब आप समझते हैं, इंडेंट का मतलब होता है जैसे यहाँ पर अगर आपका कर्सर है तो ये कर्सर के ऊपर अगर यहाँ पर जो भी आप कमांड लिखोगे ना, दिस कमांड इज़ नॉट पार्ट ऑफ इफ़। लेकिन अगर यहाँ पर आप टैब दे दोगे तो एक टैब देने का मतलब है कि ये जितनी भी, इसको इंडेंट करना कहते हैं, तो जितनी भी इंडेंटेड कमांड्स हैं वो सारी की सारी इफ़ का पार्ट है। इसलिए जो एंड में मैंने कमांड लिखी है ना, ये इंडेंटेड नहीं है, तो ये इफ़ का पार्ट नहीं है। अगर मैं इसको इंडेंट कर दूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली इफ़ का पार्ट बन जाएगी, हालांकि दरम्यान में इतनी ज़्यादा मैंने और स्पेस छोड़ दी है। सो स्पेस डज नॉट मैटर कि दरम्यान में मैंने कितनी लाइंस छोड़ी हुई हैं। ऑल दैट मैटर्स इज़ कि अगर ये इंडेंटेड है तो ये इफ़ का पार्ट है, अगर इंडेंटेड नहीं है तो इफ़ का पार्ट नहीं है। सो इस कमांड को मैं लिख कर रहने देता हूँ एंड में, और लेट्स कीप आवर प्रोग्राम सिंपल कि हमें एक ही कमांड चाहिए इफ़ के अंदर। अब दूसरी कमांड का क्या, कि अगर ये कमांड फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करें। तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं एल्स। अब एल्स को कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हम ऑलरेडी ऊपर चेक कर चुके हैं, जिसके ट्रू होने पे प्रिंट सलाम फर्स्ट नेम साहब आ जाएगा। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि एम ने ही यूज़र ने इनपुट किया, तो फिर ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगा। दोबारा कमांड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एल्स में कभी भी कमांड कंडीशन नहीं होती। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करें, यहाँ पर हमारा प्रिंट करें सलाम, अगेन 3 फर्स्ट नेम और साहिबा। यहाँ पर बहुत बड़ी अजम्पशन है, और अजम्पशन यही है कि जेंडर के अंदर या तो एम आ सकता है या तो एफ आ सकता है। देर आर ओनली 2 पॉसिबल जेंडर्स। ये आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी एक असम्पशन है कि अगर मेल नहीं है तो ऑब्वियसली फ़ीमेल ही होगा। पुराने वक्तों में ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस होती थी, बट आजकल के ज़माने में ये ऑब्वियस नहीं है, बिकॉज़ वेस्ट के अंदर अब छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर चूज़ कर सकते हैं। And their genders could be, one fine day you're becoming a pumpkin, ठीक है, one fine day you can become a cat. So genders जो हैं वो काफ़ी फ्लूइड हो चुके हैं as the terminology goes. Gender fluidity जो है that's very common in the western world nowadays. बहरहाल that's another debate. So ये आपका basically if else का स्ट्रक्चर है। आप इसको चलाने से पहले यहाँ पर अपनी जो आउटपुट विंडो है ना, इसकी सेटिंग भी आपने ऐसे ही कर लेनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप कोड लिखते रहो और यहाँ पर आपको आउटपुट नज़र आती रहे। सो इसको लिख के ट्राई करेंगे हम, चला के ट्राई करेंगे, सॉरी। फंक्शन लॉक मैंने ऑन कर लिया है अपना, और F5 मैं दबा रहा हूँ। इट विल आस्क मी टू सेव फर्स्ट। आप लोग इसको मीनिंगफुल नाम देके सेव कीजिएगा, ताकि आपको, क्योंकि आपने यू विल नीड टू रेफर इट कंटिन्यूसली बैक के, यार एक कोड कोई लिखा था उस वाली असाइनमेंट में कैसे लिखा था। बहरहाल मेरा तो ये रोज़ का काम है, तो मैं तो इधर एक्स्ट्रा वैसी टेस्टिंग के नाम से मैंने ढेर सारी फाइलें रखी हैं, बिकॉज आई विल इरेज इट एंड मूव ऑन। और दिन में 4 भी क्लासेस होती हैं, तो ये एक ही कोड 4 दफ़ा तो कम से कम लिख के दिखाते ही हूँ, तो इसलिए मैंने इस तरह के टेस्टिंग के अंदर test.py के अंदर लिखा। आप लोग ऐसे ना कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ हम्बल।
एंटर करता हूँ व्हाट इज़ योर जेंडर, उसकी जगह मैं एम उसको देता हूँ एंड इट हैज़ सेड सलाम हम्बल साहब, ठीक है जी, और एंड में नाइस टॉकिंग टू यू, गुड बाय. So it is working. Let's try it one more time, and this time give it some female name. जी फीमेल नाम हम दे देते हैं फातिमा एंड दिस इज एफ फॉर फीमेल. से देखिएगा सलाम फातिमा साहिबा, नाइस टॉकिंग टू यू. सो इट्स वर्किंग बोथ वेज. हमने दोनों पॉसिबल कंडीशंस चेक कर लिए एंड में दोनों के नाइस टॉकिंग टू यू गुड बाय आपने देखा दोनों ही कंडीशंस में आया. सो आपको बड़ी इजीली अच्छे से पता चल गया होगा कि इफ़ जेंडर इज़ मेल तो फिर वो ये कमांड एग्जीक्यूट कर लेगा, और अगर एम नहीं है एफ है. एक्चुअली यहाँ पर अगर यूज़र को तो ये पता नहीं है, लेकिन यूज़र एम के बजाय कुछ भी एंटर करेगा ना तो वो साहिबा प्रिंट कर देगा. कोड की लॉजिक ज़रा थोड़ी सी आप नोट करें, ये यूज़र को नहीं पता. और शुरू में आपको ये भी याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आप जब अपनी कोडिंग लिख के टेस्टिंग कर रहे होते हो सो आप बेसिकली टू डिफरेंट रोल्स के अंदर कर रहे होते हो. एक एज अ कोडर आप कोड लिख रहे होते हो और फिर एज अ यूज़र बन के आप अपने ही कोड को टेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है. सो एज अ यूज़र उसको तो नहीं पता पीछे कोड क्या लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको पता है कि एम के अलावा अगर मैं कुछ भी एंटर करूँगा 1 2 3 4 5 6 ABCD वट एवर आई एंटर, यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एम की चेक होगी, अदरवाइज़ वो एल्स में आएगी और यहाँ पर वो ये प्रिंट कर देगा. अब अगर आपका एक और सवाल आता है, आपकी तरफ से एक सवाल ये आता है कि सर हम लोग श्योर होना चाहते हैं कि वो एफ़ दबाए यूज़र तभी साहिबा प्रिंट हो वरना ना प्रिंट हो. इसके लिए फिर हमें एफ़ की कंडीशन भी चेक करनी है, राइट. तो उसके लिए भी हमारे इफ़ एल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं एलिफ, यानी कि एल्स इफ़. अब एल्स इफ़ में आप कंडीशन चेक कर सकते हो. else if gender is equal to f, तब ही ये प्रिंट करें. अब आप नोट करें, अब ऐसा नहीं होगा जैसे पहले था कि यूज़र कुछ भी एंटर कर रहा है एम के अलावा तो वो साहिबा प्रिंट कर रहा है. अब सिर्फ यूज़र अगर एफ एंटर करेगा तभी साहिबा प्रिंट होगा, अदरवाइज़ अगर उसने एम और एफ के अलावा कुछ और एंटर कर दिया तो ये दोनों कमांड्स ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे. उसके लिए फिर आप एल्स यूज़ कर सकते हैं और एल्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं. एल्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं यू एंटर्ड अ रॉन्ग जेंडर, या जेंडर इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, जेंडर इज़ नॉट वैलिड, इनवैलिड जेंडर. बड़ी ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आज कल के ज़माने में, इनवैलिड जेंडर, ठीक है. तो कुछ भी आप अब इसमें आप नोट कीजिएगा इसमें हो क्या रहा है कि एम है तो फर्स्ट कंडीशन मीट होगी, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी उसकी कमांड. एल्स इफ़ में दोबारा अगर वो फॉल्स है तो एल्स इफ़ में दोबारा चेक करेगा कि अगर एम नहीं है तो क्या एफ़ है, और एफ़ में आपकी वो वाली कमांड प्रिंट हो जाएगी. और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर इन एनी केस एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है. इस चीज़ का ख्याल रखिएगा. एल्स इफ़ जो है वो मैं आपको अभी ही साथ ही बताता चलूँ कि आप एल्स इफ़ जितने मर्ज़ी चाहें दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन ही दो है ना, या मेल है या फीमेल है. आगे जाके और हम एग्जांपल्स देखेंगे. तो उसमें एल्स इफ़ जितने मर्ज़ी आप दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, जितनी मर्ज़ी आप कंडीशंस अलग-अलग चेक करना चाहते हैं और उनके ऊपर अलग-अलग आप कमांड्स चलाना चाहते हैं हर कंडीशन पे, तो आप एल्स इफ जितना मर्जी दे सकते हैं. मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वो तो आप एक ही में चेक कर सकते हैं, ठीक है. मैं अभी आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखिएगा कि इफ़ हमेशा एक ही होता है इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में और एल्स भी हमेशा एक ही होता है. और इफ़ जो है वो तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, यू हैव टू स्टार्ट विद इफ़, बट उसके इफ़ के बाद जितना कुछ भी है ना वो सारा आपके पास ऑप्शनल है, तो आप खाली इफ़ कंडीशन के ऊपर भी चला सकते हैं. मैं अगर ये सारा कुछ डिलीट भी कर दूँ ना, यहाँ से लेकर ये सारा अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये आपका कोड सही है, आपका कोड चलेगा. एक कंडीशन चेक की, अगर वो ट्रू है तो कमांड एग्जीक्यूट कर दी, अगर वो ट्रू नहीं है तो कोई बात नहीं,
उस कमांड को इग्नोर करके आप आगे चले गए, बाकी की एग्जीक्यूशन आपने अगली कमांड्स की एग्जीक्यूशन कर ली। ये दिस इज़ वैलिड इनफ कोड। तो ये ऑप्शनल होते हैं, एल्स इफ भी ऑप्शनल होता है, एल्स भी ऑप्शनल होता है, लेकिन एल्स सिर्फ एक ही दफ़ा आप लिख सकते हो। सो अगर जितनी भी आपने कंडीशंस इफ़ और एल्स इफ में चेक की हैं वो सारी फॉल्स हो जाती हैं, तो एंड में एल्स का मतलब होता है कि अगर सब कुछ फॉल्स हो गया तो फिर ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो। तो एल्स के अंदर वो आता ही आता है अगर सारी आपकी कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं तो। सो उसमें यूजली एल्स जो है इनवैलिड के लिए, इनवैलिड एंट्री या कोई मसला हो जाए तो उसके लिए ही आप यूज़ कर रहे होते हो, बाकी और भी लॉजिक में वो यूज़ हो जाता है। जी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसी में ही। असाइनमेंट टू, ड्राइविंग लाइसेंस, आस्क यूज़र टू इनपुट हिज एज। If age is between 18 to 60, print you are allowed to drive, else you are not allowed to drive। ठीक है, ये सिंपल है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसका कोड आप खुद लिख के देख लीजिएगा और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है आप एंट्रीज करके अपने कोड को चेक भी कर लीजिएगा। नंबर 3, अच्छा मैं आपको आज साथ ही साथ डीबगिंग भी सिखाना चाहता हूँ। डीबगिंग देखिए इज़ अ लाइफ लाइन। डीबगिंग में आपको बहुत कुछ समझ भी आ जाती है। मैं फर्स्ट लाइन निकाल रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चल कैसे रहा है। डीबगिंग होती कैसे है? डीबगिंग कैन सेव योर लाइफ। कैसे? और सिर्फ सेव योर लाइफ की बात नहीं है, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती है कि एक्चुअली आपका कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो आप डीबग पे आएँ, या मेन विंडो में आपके पास ऑप्शन होती है डीबग की, वहाँ से आप डीबगर पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपका डीबगर ऑन हो गया, ये डीबगर विंडो है। और एक दफ़ा आप डीबगर यहाँ से ऑन कर लें, फिर आप अपने कोड को रन करें जब तो। अच्छा एक सेकेंड, इसको कैंसिल करके इसमें आपको 2-3 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। एक तो सोर्स पे क्लिक कर दें, इसके बाद आप रन करें इसको, नोट कीजिएगा अब उसने पूरा प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस विंडो को, अगर आप साइड पे करके देखें यहाँ पर क्या हुआ है, अभी कोड चला है। हालांकि यहाँ पर ये लिखा आ चुका होना चाहिए था व्हाट इज़ योर जेंडर, अभी तक नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम डीबग मोड में चला रहे हैं। डीबग मोड होता क्या है? सो यहाँ पे देखिएगा कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स में आपने जो ये ओवर वाला बटन है ना, इसको दबाना है। ओवर का मतलब होता है कि इस कमांड को आप एग्जीक्यूट करें। और स्टेप, अच्छा चलिए मैं सारी आपको बता देता हूँ। गो मीन्स गो, गो का मतलब होता है कि बस प्रोग्राम जैसा नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलती है ना, वो चला दो। तो ये डीबग में क्यों होता है? ताकि अगर आपको बग नज़र आ जाए तो फिर आप उसको एंड तक जो कुछ आपने देखना होता है करके आप उसको गो कर लेते हैं। स्टेप का मतलब होता है स्टेप इनसाइड, यानी कि इधर अगर आपका कोई इस कमांड के अंदर कोई फंक्शन है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, और इनपुट का जो फंक्शन किसी ने आपके लिए लिखा हुआ है ना, वो पूरा उसके पीछे के कोड के अंदर चला जाएगा। आप कभी स्टेप इसको दबा के भी देख लीजिएगा। ओवर का मतलब है कि इस कमांड के अंदर अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर जाए बगैर आप उस सबको एग्जीक्यूट कर लो। मतलब अंदर तो वो जाता ही है, आपको उसका विजुअल नहीं दिखाता, आपको बस वो सारा कुछ एग्जीक्यूट करके वो बाहर ही रहता है, इधर ही रहता है, फंक्शन के अंदर नहीं जाता। और आउट का ये मतलब है कि अगर ऑलरेडी आप किसी फंक्शन के अंदर हो तो वो उस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करके उस फंक्शन से बाहर आ जाओ। फंक्शंस क्या है ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। एंड क्विट मीन्स के वट एवर यू डूइंग जस्ट क्विट एवरीथिंग, और आप वापस जो है सब कुछ क्विट कर दो। तो इन सब में से आपका जो काम का बटन है वो ओवर है। सो आप यहाँ पर ओवर दबाएंगे तो आप देखिएगा कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। हमें कैसे पता है कमांड एग्जीक्यूट हुई है? ये वाली जो यहाँ पर इनपुट की है, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे देखिएगा, यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल फीमेल। अब यहाँ पर वो यूज़र का वेट कर रहा है कि यूज़र यहाँ पर कुछ एंटर करेगा। तो यहाँ पर आप जाएं, अब आप एज ए यूज़र यहाँ पर आप चलो लेट से एफ एंटर कर लेते हैं। एफ एंटर करके आप इधर एंटर करते हो तो यूज़र ने जब एंटर किया तो ये कमांड ऑटोमेटिकली आपकी इधर से एग्जीक्यूट हो गई। इस कमांड ने क्या किया होगा कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा वो जेंडर के अंदर डाल दिया होगा। हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा? यहाँ पर अगर आप देखें ये वेरिएबल्स के यहाँ पर नाम होते हैं,
कुछ वेरिएबल्स जो अंडरस्कोर से शुरू होते हैं उससे आपसे कुछ लेना देना नहीं है, उस सिस्टम के वेरिएबल्स हैं। इन सब के नीचे आप देखें जेंडर एज अ वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये कमांड जो थी ना, इस कमांड में सिर्फ इनपुट नहीं है, इस कमांड में एक वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा है और उस वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन हो रही है यूज़र से लेके। सो देर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन द फर्स्ट कमांड। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें कि एक वेरिएबल भी क्रिएट हो गया है। ये वेरिएबल जो है यहाँ पर, ये वेरिएबल भी क्रिएट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पर वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर सारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम और उनके आगे आप देख रहे हो उसकी वैल्यू जो यूज़र से हमने ली है वो भी यहाँ पर एफ जो है वो नज़र आ रही है हमें, जो कि इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। अब वो अगली कमांड पे चला गया और अगली कमांड पे वो चेक कर रहा है जेंडर इज इक्वल टू मेल। हमें पता है यहाँ से हमें पता है यहाँ पर कि जेंडर के अंदर एफ पड़ी हुई है। सो दिस कंडीशन जो यहाँ पर चेक हो रही है कि जेंडर इज इक्वल टू मेल, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। सो हम दबा के देखते हैं, दोबारा से ओवर दबा के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। सो चूँकि कमांड कमांड कह रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। सो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर रहा है एल्स इफ। और अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो वो कोई भी और कंडीशन नहीं चेक करता, बिकॉज एक्सपेक्टेशन यही है कि पूरे इफ़ एल्स के अंदर एक ही कंडीशन ट्रू होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चूँकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा और वो अगली से अगली कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक कि उसको एक ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। जब भी उसको पहली ट्रू कंडीशन मिलेगी वो उसकी कमांड्स एग्जीक्यूट करके बाकी कोई और कंडीशन चेक नहीं करेगा। और हम ये भी अगले एक और इनपुट में इसको देख के देखते भी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या हुआ है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने कमांड एग्जीक्यूट किए बगैर सेकंड कंडीशन चेक करा है। अब ये कंडीशन चूँकि ट्रू हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेंडर में एफ पड़ा हुआ है और ये वाली यहाँ से कंडीशन ये वाली अब चेक होने वाली है। अब आप यहाँ पर ओवर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, तो हम यहाँ पर ओवर स्टेप इसको करके देखते हैं। अब ये देखिएगा कि ये कमांड इसके अंदर आ गई है अब, क्योंकि ये ट्रू हो गई है कंडीशन ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा जब हम इसको एक और दफ़ा ओवर दबाएंगे। हाँ, वो उसने एरर दे दिया है यहाँ पर, और एरर क्यों दिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये वाली एरर को भी देखते हैं। तो ये वाली बात तो ट्रू हो गई कि ये प्रिंट करेगा, उसके बाद एल्स को वो चेक ही नहीं करेगा, ना ही एल्स की कमांड को चेक करेगा, बिकॉज वन कंडीशन हैज़ ऑलरेडी बिकम ट्रू, हैज़ ऑलरेडी बीन फाउंड एज ट्रू। और ये एंड वाली प्रिंट नाइस टॉकिंग टू यू प्रिंट करके वो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हमें एक एरर आया है और ये एरर चाहे आपने डीबग ऑन किया हो या ना किया हो, ये एरर आपको वैसे भी आएगा ही नॉर्मल एग्जीक्यूशन में भी। और उसकी रीज़न ये है, जो मैंने ऊपर एक फ़र्स्ट नेम डिलीट कर दिया था ना, वो यहाँ पर चूँकि कमांड के अंदर वो ले रहा है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम एज अ वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट कब करना शुरू करता है, जब आप उसको फर्स्ट टाइम उसका नाम लेके, उसका नाम लिख के उसको कुछ असाइन करते हैं, तब एक वेरिएबल क्रिएट होता है। यहाँ पर फर्स्ट नेम एज अ वेरिएबल क्रिएट हुआ ही नहीं, इस वजह से उसने एरर दे दिया। और अगर आप एरर को पढ़ो भी तो भी यहाँ पर वो ये कह रहा है, तो वो यहाँ पर ये कह रहा है, एक तो फाइल सी, ये सारी आपकी फ़ाइल की लोकेशन है यहाँ तक। ठीक है, वो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर वो आपको लाइन नंबर बता रहा है कि लाइन नंबर कौन सी है। अब यहाँ पर एक तो अक्लमंदाना काम आपने ये करना है हमेशा कोडिंग करते हुए कि ऑप्शंस में जाके शो लाइन नंबर्स कर देना है, जिसमें आपको हर लाइन का एक नंबर आपको दे रहा होगा, जिससे डिबगिंग आसान हो जाती है। सो लाइन नंबर 8 में वो कह रहा है कुछ प्रॉब्लम है, विच इज़ दिस वन, जो कि आपकी ये वाली बनती है लाइन नंबर 8। तो प्रिंट ये, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुझे समझ आ गई थी गलती मैं क्या कर रहा हूँ। ये असल में गलती है, लेकिन लाइन नंबर 8 में कहीं ना कहीं गलती है। और उसने ये आपको पूरी कमांड भी लिख के दी हुई है कि भाई ये वाली आपने कमांड लिखी हुई है
इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है क्या वो यहाँ पर नीचे आपको लिख के दे रहा है। प्रॉब्लम इज कि नेम एरर। जी, नेम एरर क्या है कि नेम, फर्स्ट नेम, अच्छा नेम एरर जो होता है वो वेरिएबल का के बारे में होता है। उसको लग रहा है कि हमने वेरिएबल का नाम सही नहीं लिखा, या वेरिएबल के नाम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं नेम, फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि वेरिएबल जो है फर्स्ट नेम के नाम से, अगर कोई वेरिएबल है जिसको आप रेफ़र कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड कैसे होता है, यानी कि वो क्रिएट ही नहीं हुआ हुआ। सो बाय डेफिनेशन जिस तरह जेंडर हमने इस कोड में ऊपर डिफाइन किया है, क्रिएट किया है, उसको असाइन करके कोई वैल्यू असाइन की है, तो इस वजह से ये मसला करता है कि वो कंफ्यूज हो रहा है बेसिकली कि फ़र्स्ट नेम क्या चीज़ है, कहाँ से आ गई, ये तो हमने क्रिएट ही नहीं की कभी। तो इसको हल करने का एक और सिंपल तरीका ये होता है, अगर आपने इस तरह नहीं ना कर, ज़रूरी नहीं है इस तरह ही कोई साइन करो वैल्यू तो क्रिएट होती है। अब ऐसे भी कोई कर सकते हैं फर्स्ट नेम, जैसे आप उसको कह सकते हैं कि STR फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट नेम से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, और आप इसकी एक तरीका ये है और एक तरीका सिंपल ये भी है कि फ़र्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, इस तरह कर दे आप। तो इस तरह क्या होता है कि फ़र्स्ट नेम क्रिएट हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, और उसके अंदर चूँकि उसको आपने कुछ ना कुछ असाइन करना होता है, तो आप उसको कुछ भी ना असाइन करें, ऐसे ओपन क्लोज कोटेशन आप उसको असाइन कर दें, और उसमें कुछ बेसिकली कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। अब ये यहाँ पर एरर जो है वो नहीं देगा, तो फिर आप इसको एक दफ़ा चला के भी चेक कर लें कि ये यहाँ पर एरर नहीं देगा। लेट मी इरेज एवरीथिंग। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैंने फ़र्स्ट नेम का सारा कोड रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। एफ़ खाली दिया, सलाम और साहिबा, और चूँकि फ़र्स्ट नेम में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था इसलिए उसने एरर नहीं दिया, और वो खाली था, कोई मसला नहीं है। अब एक आखिरी चीज़ बिफोर आई लेट यू गो, कि हम ये देखेंगे डीबग ऑन करके कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में क्या होता है। रन करके देखें इसको एक दफ़ा डीबग मोड में। जी, स्टेप ओवर करें, फर्स्ट नेम, जेंडर उसने इनपुट किया। अब यहाँ पर जाके आपको यूज़र की तरफ से एक्चुअली इनपुट करना पड़ेगा, और एंटर जब तक आप नहीं करेंगे कमांड इनपुट की एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास फर्स्ट नेम के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि हमने फर्स्ट नेम जो है वो शुरू से ही क्रिएट कर दिया था। और जेंडर के अंदर हमारे पास यहाँ पर मेल पड़ा हुआ है। ये देखिए जेंडर के अंदर हमारे पास मेल पड़ा हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करें, फर्दर स्टेप करें, और ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू होगी। पहली ही कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि उसने प्रिंट कर दिया है। ये प्रिंट किया हुआ है उसने नीचे, आपको विंडो की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने से ना फिर वो वेरिएबल्स नज़र नहीं आते हैं, यहाँ पर मसला ये, ठीक है। सो उसने ये कमांड, साहब वाली कमांड जो है ये इसने एग्जीक्यूट कर ली है। और आप यहाँ पर देखें एग्जीक्यूशन कहाँ पर आ गई। ये कंडीशन ट्रू हुई, स्टाइलस ऑन कर देते मुझे, ठीक है। ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हुई, एंड दैट इज़ इट। तो इस इफ़ के अंदर जितनी भी कमांड्स होंगी सारी एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन उसके बाद जब हमने उसको फॉरवर्ड स्टेप ओवर किया
तो ये वाली कंडीशन ही चेक नहीं हुई। और इसके बाद जितनी भी एल्स इफ़ की कंडीशंस हमने और भी लगाई होंगी, किसी को भी वो चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि पूरे इफ एल स्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एटलीस्ट एक कंडीशन वो ढूंढता है जो कि ट्रू हो जाए, और पहली कंडीशन जो उसको ट्रू मिल जाती है दैट इज़ इट। उसके बाद वो कोई कंडीशन को चेक नहीं करेगा और एल्स को भी ऑब्वियसली इग्नोर कर देगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। और उसके बाद सीधा का सीधा वो जो है, हमने देखा यहाँ पर अब वो लास्ट लाइन पे आ गया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तक एग्जीक्यूट हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसको स्टेप करेंगे, सॉरी ओवर करेंगे, तो ये लास्ट कमांड एग्जीक्यूट यहाँ पर आप देखें हुई, और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होगा। आप ट्राई कीजिएगा। जितनी भी असाइनमेंट नंबर 3 है, 4 है, इसमें मल्टीपल आपको इफ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये सारी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इनकी अटेम्प्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप अपने टीएस से हेल्प ले सकते हैं। अपने कोड की स्क्रीनशॉट लेके टीए को भेज दें, साथ में वॉइस नोट में बता दें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या आप टेक्स्ट में लिख के भेज सकते हैं। आप टेक्स्ट में लिख के भेज दें, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इश्यूज़। टीएस अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे और मैं फिर आपको वॉइस नोट में समझा दूंगा कि मसला कहाँ पर आ रहा है। और अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मेरे साथ शेयर कर लें, तो आप टीएस को बोल दीजिएगा कि ये डायरेक्टली सर के साथ शेयर कर लें। अगर आपको मेरी ही फीडबैक चाहिए तो आई डोंट माइंड दैट, आई एम देयर टू हेल्प, आई लव टू हेल्प। और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कुछ मैंने और भी इसमें आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स रखी हुई हैं। लेट मी सी, ये मैं एक सेकेंड थोड़ा सा रब कर लूँ, क्लीनिंग कर लूँ थोड़ी सी। जी, सो इफ़ एल्स इफ और एल्स, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें असाइनमेंट 3 आपकी आ जाएगी। हाँ, असाइनमेंट 1 2 3 आप ट्राई कर सकते हैं। असाइनमेंट 4 जो है उसके लिए फिर आपको लूप्स सीखने पड़ेंगे, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दुआ में मुझे याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप टीए से पूछ लीजिएगा, एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। नेट के ऊपर जाके आप कहीं से भी आप कोई भी लेक्चर सुन लें, कोई मसला नहीं है। एलसिफ का, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने मर्ज़ी आप ढूंढ लें, नेट के ऊपर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे। उनकी आप कोड लिखें, प्रैक्टिस करें एंड इन्जॉय कोडिंग। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।